ये हो जाएगा mx माइनस my 2me इंटू सी स्क्वायर। तो इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा भाई, ठीक है। AMU वाले में होगा तो AMU के बराबर वैल्यू जानते ही हो, कितनी होती है? 0.511 511। 511। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई सी स्क्वायर। तो उसकी वैल्यू ये रहेगी, मतलब ये हो जाएगा 1 के आसपास रहेगा बीटा प्लस में एक। तो ये तो Q वैल्यू हो गई। Q वैल्यू से फिर से सब कुछ सेम कैलकुलेशन, सब कुछ सेम कैलकुलेशन कि मोमेंटम कंजर्व्ड है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, उसका रेशियो नोन है, सब कुछ एग्जैक्टली अगर हम सब कुछ करेंगे यहाँ पे, सब कुछ करने के बाद तो K ऑफ Y क्या आएगा? K ऑफ Y फिर से वही आ जाएगा, M ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई My प्लस M बीटा इंटू Q। और जो K बीटा है बिल्कुल सारा बीटा के जैसा ही कैलकुलेशन है, ये हो जाएगा My डिवाइडेड बाई My प्लस M बीटा। अब बीटा पार्टिकल भी तो इलेक्ट्रॉन के मास के ही बराबर है, वो तो कुछ अलग है नहीं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, MB तो जीरो ही है, M बीटा जो है वो तो जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो। तो KY रेस्ट में ही रहेगा ऑलमोस्ट। फिर कहानी वही हो जाएगी कि जो भी काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल की है वो Q के बराबर होनी चाहिए। तो इनको फील्ड से पास करेंगे, तो फील्ड से वो पास हुए तो वो उनको जाना चाहिए था कांस्टेंट रेडियस पे, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्रीट रेडियस पे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऑफ एक्साइटेड स्टेट बताया जा चुका था। बट क्या हो गया कि V क्रॉस B से हम देखेंगे तो ये बीटा प्लस पार्टिकल पहले तो डिफ्लेक्ट ऐसे होंगे लेफ्ट साइड में, और दे विल मूव ऑन ऑल पॉसिबल टाइप ऑफ रेडियाई, सारे रेडियस पे ये मूव करते हैं। तो ऑल पॉसिबल टाइप ऑफ रेडियाई जब है तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिनो, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिनो was introduced। सर आप न्यूट KY को ऑलमोस्ट ही खाली जीरो क्यों बोल रहे हैं? पूरा जीरो नहीं बोल रहे? ये कुछ तो पार्टिकल का मास है ना, कुछ पार्टिकल का तो मास है, बीटा पार्टिकल का मास जीरो नहीं है, लाइट पार्टिकल है, तो ये चीज ऑलमोस्ट जीरो होगा। एग्जैक्टली जीरो तो नहीं है, बीटा पार्टिकल का मास एग्जैक्टली जीरो कहाँ है? वो तो है, बहुत हल्का सा है, बहुत कम है। मतलब ये 1000 kg है तो ये 1 ग्राम का है, 1 kg है ऐसे मान लो, तो 1 kg के बराबर हाँ है, तो सर। इसलिए हम इसको जीरो ले रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कुछ होगी बट वो नेग्लिजिबल होगी, तो सारी एनर्जी जो है वो बीटा के पास होगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिनो वाज इंट्रोड्यूस्ड। यहाँ पे न्यूट्रिनो बन रहा है। न्यूट्रिनो क्या है? ऐसा है, न्यूट्रिनो क्या है? एक जस्ट लाइक फोटोन, जस्ट लाइक फोटोन, ये भी फोटोन है, just like photon, and it is the anti-particle of एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल है, मतलब ये अगर कंबाइन करेंगे तो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर जाएंगे, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर जाएंगे। तो ये दोनों अगर कंबाइन करते हैं, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, ये कंबाइन करते हैं तो ये सब कुछ जो है डिस्ट्रॉय कर जाएंगे, और ये लाइट में 2h न्यू निकल जाएगा यहाँ से। 2h न्यू क्यों निकलेगा? किसी के दिमाग में ऐसा भी आ सकता है कि सर एक ही निकलना चाहिए, बट अगर एक निकलेगा, कि जैसे मान लो सीधा सीधा है, सीधा सीधा है, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। ये मान लो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक एंटी न्यूट्रिनो है, ध्यान से समझो, तो ये भी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, तो टोटल एनर्जी 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी जब डिस्ट्रॉय होगी तो यस सर। 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। यस सर। और मोमेंटम भी कंजर्व होना चाहिए, मोमेंटम भी कंजर्व होना चाहिए। तो अब अगर ऐसे ये आके डिस्ट्रॉय करते हैं, यहां से मान लो न्यूट्रिनो आया इस साइड से और ये एंटी न्यूट्रिनो आया, ये स्ट्राइक कर रहे हैं, तो नेट मोमेंटम कंजर्व है, नेट मोमेंटम जीरो है, तो सिर्फ एक निकलेगा तो मोमेंटम कंजर्वेशन फेल हो जाएगा।
एक फोटोन अगर निकलेगा तो भाई किसी भी डायरेक्शन यस में सर। जाएगा। फोटोन का तुम्हें मोमेंटम तो पता है ना, फोटोन का मोमेंटम h/λ होता है। तो एक नहीं निकल सकता है, यस सर। दो निकलेंगे, सेम निकलेंगे। तो ये दोनों दोनों ही निकलेंगे, एच न्यू इस साइड में, एच न्यू इस साइड में। तो मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन कोई पूछ ही दिया कि 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, ऐसे कहानी सुनाया हुआ है कि न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो आर एंटी पार्टिकल्स, मींस व्हेन दे कोलाइड ईच अदर दे कैन डिस्ट्रॉय ईच अदर, सो ड्यू टू देयर कोलिजन लाइट एमिट्स। लाइट एमिट होती है। तो मान लो दिया हुआ है कि 10 10 के हैं, देन अ लाइट ऑफ 20 मेगा इलेक्ट्रॉन विल एमिट, और 10 मेगा इलेक्ट्रॉन 2 फोटॉन्स विल एमिट, ऐसे जो है। तो यहां से ये समझना है कि दो निकलेंगे और सबकी एनर्जी कितनी होगी, वही 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। और दो क्यों निकलेंगे, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन से, कि दो आ रहे हैं तो दो ही दो, दो ही जाएंगे। अगर एक एक जाएगा तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। ठीक है, समझे बात को। ऐसे ही जो है जी सर। बीटा प्लस और बीटा माइनस भी अगर कोलाइड कर रहे हैं, कोलाइड करके एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो वहां से दो फोटॉन निकलेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। जब भी निकलेंगे अपोजिट डायरेक्शन में निकलेंगे। ठीक है, इस डायरेक्शन में हो सकता है, इस डायरेक्शन में हो सकता है, जो भी होगा वो अपोजिट लाइन में ही होगा। ऐसा नहीं कि वर्टिकल डायरेक्शन में ही क्यों होगा, जो भी होगा वो अपोजिट लाइन में ही होगा। समझे बात। तो एंटी न्यूट्रिनो निकल गया। अब मॉडिफाइड इक्वेशन, ये एंटी न्यूट्रिनो बनता कैसे है। एंटी न्यूट्रिनो बनता है, एंटी न्यूट्रिनो बनता है यहाँ पे, प्रोटॉन जो है वो कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन कन्वर्ट होता है एक न्यूट्रॉन में और एक बीटा पार्टिकल में और न्यूट्रिनो में। न्यूट्रॉन होगा तो न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन होगा तो न्यूट्रिनो। और ये जो है +1 चार्ज भी होगा, मास भी होगा, इसका चार्ज नहीं होगा, सिर्फ मास है, इसका मास चार्ज है, मास 0 है। और अब जो काइनेटिक एनर्जी होगी, सो मॉडिफाइड इक्वेशन, ये ऐसे न्यूट्रिनो का जनरेशन होगा। सो modified equation for beta plus x converts to y plus beta plus neutrino plus q। ये जो है az minus 1 plus 1 0, and ये neutrino, energy of neutrino is variable between 0 and k। सारे पॉइंट्स बीटा माइनस के बिल्कुल सेम है, रेप्लिकेट करने हैं, है ना। और ये जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल इज वेरिएबल बिटवीन q टू 0। तो इसलिए ये सारे रेडियस पे मूव करते हैं। ये बात हो गई खत्म। बीटा प्लस हो गया, बीटा माइनस हो गया, अल्फा हो गया। अब के बीटा प्लस के जैसा ही एक है जो कि जिसको हम बोलते हैं के कैप्चर। के कैप्चर, के कैप्चर इज जस्ट लाइक बीटा प्लस। बीटा प्लस के जैसा है। क्या होता है इसमें, इसमें यह होता है कि वेन एवर इट इज द रेयरेस्ट ऑफ रेयर फिनोमिना, रेयरेस्ट ऑफ रेयर फिनोमिना, rarest of rare phenomenon in which nucleus pulls the electron, pulls or captures the electron of K shell। जैसे ऑल आउट का एक पहले ऐड आता था, ऑल आउट ऐसे लगा हुआ रहता था और वो कूद कूद के जो है मच्छर ऐसे खा जाता था, उसी टाइप का। तो इट इज द रेयरेस्ट ऑफ रेयर फिनोमेना इन विच न्यूक्लियस पुल्स द इलेक्ट्रॉन ऑफ के शेल, कि ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस का ये के शेल है और ये जो है एल शेल है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, जो पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज जो के शेल के इलेक्ट्रॉन को अगर कैप्चर कर लेगा, कैप्चर कर लेगा, तो उसको बोलेंगे कि
के कैप्चर, के शेल का इलेक्ट्रॉन है उसको कैप्चर किया न्यूक्लियस ने तो वो हो जाएगा के कैप्चर। और ये बीटा प्लस के जैसा कैसे है, उसमें भी मास नंबर डिक्रीज होता है। तो ऐसा होता है उसमें कि क्या हो जाएगा कि इसमें प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन वो इलेक्ट्रॉन के साथ कैप्चर करके फाइनली क्या बना देगा, फाइनली यहाँ पे न्यूट्रॉन बनाएगा, न्यूट्रॉन बनाएगा। ये 1 एंड 1, ये -1 एंड 0, ये जो है 0 1, प्लस यहाँ पे बनेगा न्यूट्रिनो, यहाँ पे बन जाएगा न्यूट्रिनो, यहाँ बनता है न्यूट्रिनो। तो इफेक्टिवली देखो एक प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, तो मास नंबर तो सेम रहा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन सेम रहे, एक्स जो है वो कन्वर्ट हो गया वाई में, और प्लस यहाँ से निकल गया न्यूट्रिनो, यहाँ से निकल गया न्यूट्रिनो। तो कहने के लिए हम यहाँ पे ई लिख सकते हैं, यहाँ पे इस साइड में कि एक्स एक्स है और ये जो है ई है और यहाँ पे वाई है, प्लस यहाँ पे न्यूट्रिनो है। तो ए एक्स जेड और ये ए जेड -1, जेड -1 -1 0 की के कैप्चर हो गया, जस्ट लाइक बीटा प्लस है ऐसा भी है। और तो ये सारे टाइप के हमारे डिसइंटीग्रेशन हो गए। सर ये वाला होता भी है या नहीं सर? होता है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर दिया हुआ है, होता है ये चीज़ कि ऐसा होता, मतलब जनरली ऐसा नहीं होता है, बट के कैप्चर टाइप का है कि जहाँ पे न्यूक्लियस चार्ज बहुत बड़ा हो जाए, ठीक है, जेड बहुत ही ज़्यादा हो जाए, तो वैसे केस में वो इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेता है, न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ जाता है। पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, एक आध दो मिला होगा किसी को Yes, sir. बन गया। तो सर हाँ बोलो। सर आपने वो जो बोला कि एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो ऑपोजिट, वो कैसे सर? एंटी न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो अपोजिट मतलब ये फोटॉन क्यों अपोजिट निकलेंगे? हाँ हाँ सर So वो वाला। momentum conserve. मोमेंटम कंजर्वेशन से, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, ओहो यस सर। कि सिंगल फोटॉन नहीं अच्छा निकलेगा, यस दो दो निकलेंगे, तो मोमेंटम जो है कंजर्व रहना चाहिए। सर। तो लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, तो न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज हैं, मतलब इसका नोट्स, शॉर्ट नोट्स ऐसे ही है कि इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, ठीक है। ये जो है 50-80 टाइम्स स्ट्रॉन्गर, इट इज़ 50 to 80 टाइम्स। इसको एक बार पढ़ लेना है एनसीईआरटी से, 50 to 80 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रिकल, 50 to 80 times stronger than electrical force, electrical force. It is a short range force। शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब क्या है कि इट ऑपरेट्स विद इन द न्यूक्लियस, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट रेंज। मतलब 1-1 मीटर पे अगर न्यूक्लियॉन्स रखे हुए, 1-1 मीटर पे, 1-1 मीटर पे अगर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है, नो अट्रैक्शन और नो रिपल्शन। 10⁻⁻5 15 के रेंज में न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे न्यूट्रॉन प्रोटॉन, तो वो अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे एक दूसरे को। तो एक्ट्स within the nucleus, acts within the nucleus, strongest short, independent of charge, independent of charge, independent of charge। चार्ज का मतलब क्या है, सब एक समान, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में जितना फोर्स है उतना ही न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में है, उतना ही प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में है। बट फॉर्मूला नॉट नोन, formula not known, formula not known, equation not known, unknown, always attractive,
अट्रैक्टिव इन नेचर। तो ये चीज जो है याद रहे कि ये जो है attractive in nature, independent of charge, short range and strongest force। short range and strongest force, ये है न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी। राइट डाउन द एनी थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द न्यूक्लियर फोर्स। ऐसा क्वेश्चन इस पे आ सकता है। तो ये हमारा जी तो, सर। तो ये पार्ट हो गया हमारा अल्फा बीटा का डिसइंटीग्रेशन। अब हमारा स्टैटिस्टिकल लॉ ऑफ रेडिएक्टिविटी। statistical law of radioactivity। स्टैटिस्टिकल लॉ और इसी को रदरफोर्ड शॉडी लॉ भी बोलते हैं। स्टैटिस्टिकल लॉ एंड रदरफोर्ड शॉडी लॉ दोनों एक ही चीज है। क्या है स्टैटिस्टिकल लॉ? कि भाई किस रेट से डिसइंटीग्रेशन होगा। स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड है। जितने भी स्टैटिस्टिकल लॉ है वो सारे क्या होते हैं? लार्ज सैंपल के लिए होते हैं, स्मॉल सैंपल के लिए बिल्कुल भी नहीं होते हैं। 2-4 लोगों के लिए कोई भी लॉ नहीं होता है। तो इनका कहना यह है कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस, rate of disintegration of nucleus is directly proportional to the number of nucleus present। कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर प्रेजेंट। जितने नंबर प्रेजेंट होंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये क्या हो जाएगा? माइनस डी एन बाई डी टी। माइनस डी एन बाई डी टी इज द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। dn by dt, dn by dt is the rate of formation। रेट ऑफ फॉर्मेशन मतलब अगर तुम dn by dt लिखते हो इसका मतलब होता है रेट ऑफ फॉर्मेशन, कि tt पॉजिटिव है तो dn भी पॉजिटिव है। और रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन वो है d माइनस डी एन बाई डी टी। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है इस लॉ में कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर प्रेजेंट। तो माइनस डी एन बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर प्रेजेंट। तो ये माइनस हटा देंगे, ये क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, वेयर लैम्डा इज कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, लैम्डा इज कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब t इज इक्वल टू 0 पे भाई कोई एक न्यूक्लियस है, कोई एक न्यूक्लियस है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है। कोई भी न्यूक्लियस है अगर डिसइंटीग्रेट हो रहा है, a से b में कन्वर्ट हो रहा है। मान लो हम यहाँ पे एक इक्वेशन भी अगर ऐसे लिख लेते हैं भाई कि a से b में ये कन्वर्जन है, कि ये तो है, ये तो हो गया हमारा वो लॉ, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर प्रेजेंट। अब मान लो a है वो b में डिसइंटीग्रेट हो रहा है, b स्टेबल है, तो t इक्वल टू 0 पे इसका नंबर है n नॉट, t इज इक्वल टू t पे इसका नंबर है n है। तो इसमें से कितने न्यूक्लियस कम हो गए भाई? नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिकेड, डिकेड कितने हुए? n नॉट माइनस n भाई, जितने प्रेजेंट है एंड नॉट माइनस एन। तो जितने डिसइंटीग्रेट हुआ उतना ही तो b फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? n नॉट माइनस n, इतना b फॉर्म हुआ उस टाइम पे जितने नंबर प्रेजेंट है। मान लो जी 100, सर। एक से एक a से एक ही b मिल रहा है ना, दो नहीं मिल रहा है। तो ये एक न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होकर b बना रहा है, कितने न्यूक्लियस गायब हो गए? n नॉट था शुरू में, अभी है n, तो n माइनस n नॉट कम हो गया, उतने b फॉर्म हो चुके हैं इस इंस्टेंट पे। तो मुझे n फाइंड करने के लिए इसी इक्वेशन को रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन dn बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा n, तो यहाँ से जो है वेरिएबल सेपरेट करेंगे, ये हो जाएगा लैम्डा डी टी, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, t इज इक्वल टू 0 पे नंबर प्रेजेंट है n नॉट, t इज इक्वल टू t पे नंबर प्रेजेंट है n, तो इसको इंटीग्रेशन से ln n
तो ये हो जाएगा dn/n, ये हो जाएगा ln n, लिमिट फ्रॉम n0 टू n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू टी। वेरिएबल्स, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ln n/n0 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी, या n इज इक्वल टू e टू द पावर n इज इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। ये होगा नंबर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब t अगर 0 है तो नंबर n0 है, t इनफाइनाइट है तो नंबर 0 हो जाएगा। धीरे 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 a डिसइंटीग्रेट होता जाएगा। तो a की कहानी ऐसी होगी, ये है Na, शुरू में था n0 और ये होने लगा डिसइंटीग्रेट, और होते होते ये इनफाइनाइट टाइम में कहीं जाके 0 होगा। b का क्या होगा, b जो है शुरू में था 0, शुरू में था 0, बाद में बन गया हीरो। ये ऐसे ये इंक्रीज होता जाएगा। ये सारा ए बी में कन्वर्ट कब होगा, इनफाइनाइट टाइम। मतलब कोई भी सैंपल जो है वो पूरी तरह से 0 नहीं होता है। तो यही प्रॉब्लम है न्यूक्लियर रिएक्टर की। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो भी फ्यूल हम यूज करते हैं तो रेडिएक्टिव फ्यूल है भाई। अब वो रेडिएक्टिव फ्यूल हम यूज करेंगे, न्यूक्लियर से जो है सारा यूज हो गया, पावर बन गया, पावर जनरेट हो गया। तो जैसे मान लो ये कोल ओल यूज हो रहा है, कोयला यूज हुआ, तो वो तो भाई बर्न होने के बाद जो एशेस बने उनको निकाला जा सकता है। बट न्यूक्लियस वाले में प्रॉब्लम ये है कि पूरा का पूरा डिसइंटीग्रेट कभी होता ही नहीं है। मतलब जो एग्जॉस्ट होगा, जो भी उसका रेसिड्यू बनेगा बाद में उससे, तो उसमें से भी कुछ ना कुछ रेडिएशन निकलता रहेगा, कंटिन्यूअस रेडिएशन निकलता रहेगा, भले ही वो कम होगा। तो ऐसे केस में जो भी हैंडल कर रहा होगा उसको, रिएक्टर वेक्टर को ऑपरेट करने वाला होगा या वहां से क्लीन करके उसको लेके जाएगा, जहां पे भी हम उसका वेस्ट डिस्पोज करेंगे तो वो एक रेडिएक्टिविटी हमेशा शो करेगा, तो वो आसपास में इन्वायरमेंटल हजार्ड क्रिएट कर देगा। इसीलिए न्यूक्लियर रिएक्टर में एनर्जी तो बहुत ज्यादा निकलती है, ठीक है, एनर्जी वाइज जो है बहुत सही है।